दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ूं मैं आप लोगों को समझा दूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना होता क्या चीज़ है। दोस्तों भारतीय संविधान इतना लंबा और विस्तृत है ना कि उसको पढ़ना हर एक की बस की बात नहीं और हर व्यक्ति उतना समय दे भी नहीं सकता, और ये बात संविधान निर्माता भी जानते थे। इसलिए उन्होंने संविधान तो लंबा चौड़ा बनाया, उसमें सब उल्लेख भी किए, लेकिन शुरुआत के एक पेज, केवल एक पेज में पूरे संविधान को निचोड़ कर उन्होंने लिख दिया। और वो ऐसा संविधान की प्रस्तावना, वो एक पेज है कि आप अगर उसको बस पढ़ लेना तो उसके बाद आप पूरे संविधान की भावना समझ सकते हैं, और कम से कम इतना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चीज संवैधानिक है और कौन सा चीज गैर संवैधानिक है। तो दोस्तों इसलिए हम सब लोग को एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को तो पढ़ना और समझना ही चाहिए। दोस्तों अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अगर निर्माण की बात आए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण का जड़ 13 दिसंबर 1946 को नेहरू गांधी द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव में छिपा है। यही आधार बना भारतीय संविधान की प्रस्तावना का, और उसे 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। मतलब कि दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना का विचार कौन से देश से लिया गया है तो उसका जवाब क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका भाषा किस देश से लिया गया है तो वो कौन सा देश होगा? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आप लोग धर्मराज प्रसाद के व्यूवर्स हैं, इसलिए मेरी यह जवाबदारी बनती है कि आपको ऑथेंटिक जानकारी दूं और ऐसी जानकारी दूं जिसका लोहा सब माने, और आपकी भी यह जवाबदारी बनती है कि आप अपने आप को ऐसे व्यक्तित्व के रूप में तैयार करें कि आपके सामने बात जल्दी कोई ना कर सके और आप जो भी बात बोले वो बात एक ही बार सीधे निशाने पर लगे। दोस्तों तो अब हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान में है क्या चीज, और उसके एक एक शब्द को हम लोग ध्यान से विश्लेषण करते हैं ताकि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बहुत अच्छे से समझ सके। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना का शुरुआत होता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का मतलब ये है कि भारत का संविधान भारत के लोग में निहित है। भारत के संविधान की जो भी राजनीति होगी भारत के लोगों पर ही केंद्रित होगी। उसके बाद दोस्तों वर्ड क्या है? हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होगा कि हमारे नियम कानून हम बनाने के लिए आज़ाद हैं, कोई विदेशी शक्तियों के दबाव में नहीं रहेंगे, और इसके बाद हम पूरी तरह से सक्षम हैं अपने कोई भी डिसीजन लेने के लिए। उसके बाद क्या है? हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को ये बात बता दूं, समाजवादी जो शब्द है वो भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में नहीं था, उसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अलग से जोड़ा गया। और समाजवाद का मतलब ये होता है कि भारत का कोई भी जो नियम कानून बनेगा ना वो किसी एक व्यक्ति को लेकर नहीं बनेगा, ऐसे नियम कानून बनेगा कि सब चीज का बंटवारा सभी में बराबर बराबर हो सके, समानता के साथ हो सके, वही समाजवाद का अर्थ है। और दोस्तों उसके बाद है क्या? हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। दोस्तों पंथ निरपेक्ष भी संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था, उसे भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ऐड किया गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भारत का अपना कोई भी पंथ या धर्म नहीं होगा, और भारत कोई भी नियम बनाते वक्त कि किसी भी धर्म को नहीं देखेगा, और भारत के शासन का आधार किसी भी व्यक्ति का धर्म नहीं रहेगा। उसके बाद बोला गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है? लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि भारत का कोई भी प्रधान या भारत का कोई भी जो निर्णय लेने वाला बनेगा वो लोकतांत्रिक तरीके से, मतलब चुनाव के द्वारा ही चुना जाएगा, कोई भी आपके ऊपर थोप नहीं देगा। उसके बाद दोस्तों है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि आपका जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, मतलब वो इलेक्शन के द्वारा चुना जाएगा, वो वंश के आधार पर नहीं रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों हमारे देश का जो गणराज्य है, जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो कौन है? देश का राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन के द्वारा होता है, वो चुनाव होता है। और इसी तरीके से अगर देखेंगे ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंश के आधार पर है, वो गणराज्य इसलिए वो नहीं है। देखिएगा ब्रिटेन की महारानी पूरा वंश के आधार पर चलते आ रही है, लेकिन अब हम लोग का भारत का जो अध्यक्ष है राष्ट्रपति है वो क्या है? चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए, मतलब कि दोस्तों उसके जितने भी जो नागरिक है उसको सामाजिक मतलब समता के आधार पर कोई भी न्याय मिलेगा, और राजनीति मतलब वो हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का पूर्णतः अधिकार होगा, और आर्थिक मतलब भारत की कोई भी ऐसी योजना नहीं बनेगी जिसमें
कोई भी भाग आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव हो सके। मतलब सब व्यक्ति को किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे कोई भी व्यक्ति को कोई भी आर्थिक का मतलब कोई भी बड़ा व्यापार धंधा करने की आज़ादी होगी, राजनीति का मतलब चुनाव लड़ने की आज़ादी होगी, और सामाजिक का मतलब होगा कि सरकार या सरकारी कोई भी नियम कोई भी व्यक्ति की हैसियत देखकर नहीं करेगा, सबको बराबर ही करेगा। और दोस्तों उसके बाद है विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति कुछ भी विचार रख सकता है, उसका पर्सनल मैटर है। फिर उसके बाद अव्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, उसका मैटर है। विश्वास मतलब कोई भी व्यक्ति किसी पर विश्वास कर सकता है, चाहे धर्म पर चाहे कोई भी राजनीतिक चीजों पर, उसका मैटर है। उसके बाद है दोस्तों धर्म, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। और उपासना का मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से उपासना कर सकता है, कोई देवी देवताओं का करे या ऊपर वाले का करे, किसी भी रूप में कोई उपासना करे, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, उसमें पूरी उसको स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों इसमें प्रतिष्ठा का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति की प्रतिष्ठा के साथ कोई समझौता नहीं होगा और वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको रोक नहीं कोई लगा सकता। और अवसर मतलब सरकारी नौकरी या कोई भी ऐसा चीज अगर मिलता है तो उसमें भी पूरी की पूरी समता ही रखा जाएगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और दोस्तों उसके बाद है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के अंदर बंधुता का विस्तार करेंगे, मतलब अगर सामने वालों को समझे वो मेरा बंधु है, वो मेरा भाई है, तो जाहिर सी बात हो रिटर्न में हमें वही समझेगा। और इस तरीके से हम अगर उसकी गरिमा की रक्षा करेंगे तो हमारी भी गरिमा की रक्षा होगा, और इस तरह से हम सब एक रहेंगे और राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या रहेगी, बढ़ते रहेगी। और दोस्तों उसके बाद दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों इसका मतलब यह हो गया कि 26 नवंबर 1949 से हम सब के सब देश के लोग इस संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं, आत्मार्पित कर रहे हैं और अधिनियमित सब मिलके कर रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से संविधान सभा का पूरा प्रस्तावना कंप्लीट होता है। अब दोस्तों इसमें एक चीज बता दूं कि इसमें संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को लेकर वाद विवाद भी हुए हैं। इसमें से अगर प्रमुख वाद विवाद की बात करें तो सबसे पहला है बेरूवाड़ी यूनियन विवाद। वो 1960 में हुआ था और इसमें न्यायालय द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान का अंग नहीं माना गया था, और ये बात क्लियर कर दिया गया था कि संविधान की जो प्रस्तावना को हम संशोधित नहीं कर सकते। अब उसके बाद अगला विवाद की बात करें तो गोलकनाथ विवाद है, जो 1967 में उत्पन्न हुआ था, और इसमें न्यायालय द्वारा संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग तो माना गया और संविधान की मूल संरचना भी माना गया, लेकिन इसे संशोधन योग्य नहीं माना गया। इसके बाद दोस्तों आता है 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। इसमें न्यायालय द्वारा अपने जो 1960 का जो बेरूवाड़ी यूनियन विवाद के फैसले को पलट दिया गया और ये बात कहा गया कि संविधान का प्रस्तावना अभिन्न अंग है और जैसे बाकी संशोधन होते हैं इसका भी संशोधन किया जा सकता है। इसी के बाद में दोस्तों 1976 में पहला संविधान की प्रस्तावना का संशोधन 42वां संविधान संशोधन के रूप में हुआ, और 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जो शब्द है वो संविधान में जोड़ा गया। और दोस्तों एक चीज और आप लोग बता दूं, इसके बाद में संविधान की प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं हुआ। और दोस्तों के मुंशी द्वारा प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली भी कहा गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी और बड़े काम की लगी होगी, और काम की है भी। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी, तो प्लीज थोड़ा कमेंट करके मुझे खबर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।